नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी नॉर्वे सांसदों के साथ राहुल गांधी की मुलाकात की। चीन को लेकर बीजेपी नेता के निशाने पर आए पीएम मोदी की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लगे बड़े झटके की, संघ की शाखाओं पर हाईकोर्ट की पाबंदी की, सनातन धर्म पर बीजेपी सांसद प्रज्ञा के बिगड़े बोल की, साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगे जोरदार झटके की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नई संसद में नए अंदाज में दिखेंगे कर्मचारी। गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट पहनेंगे अधिकारी। कमल के फूल के प्रिंट वाली शर्ट, खाकी रंग की पैंट, मार्शलों के लिए मणिपुरी पगड़ी। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक बुधवार को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर होगी बैठक। महंगाई से लोगों को नहीं मिली राहत। आरबीआई के अनुमानों से ऊंची बनी हुई है महंगाई दर। अगस्त में 6.83% रही खुदरा महंगाई, 5% का है आरबीआई का टारगेट। शेयर बाजार में मची रही उथल पुथल। सेंसेक्स में बढ़त तो निफ्टी में गिरावट। 94 अंकों की तेजी के साथ 67,221 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 3 अंकों की गिरावट के साथ 19,993 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी अपने यूरोप दौरे को लेकर लगातार देश और दुनिया की खबरों में छाए हुए हैं। अपनी यात्रा के 5वें दिन राहुल गांधी नॉर्वे पहुंचे, जहां उन्होंने सांसदों और कारोबारियों के साथ खास मुलाकात की। कांग्रेस ने राहुल की इस मुलाकात की जानकारी दी है, तो कैसे यूरोप से ही राहुल ने मोदी सरकार की नाक में कर दिया दम, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 से 11 सितंबर तक 3 यूरोप देशों की यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा से बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। अपनी यूरोप यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी के सवालों का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी विदेश यात्रा में भी मोदी सरकार की नीतियों को लेकर हमलावर हैं। 11 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओस्लो में नॉर्वे के सांसदों एडना सोलबर्ग और स्वेरे माइरली से मुलाकात की। कांग्रेस ने एक बयान में कहा, राहुल गांधी ने सांसद और नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री एडना सोलबर्ग और एशिया प्रतिनिधिमंडल तथा व्यापार एवं उद्योग से संबंधित स्थायी समिति के सदस्य स्वेरे माइरली के साथ सार्थक वार्ता की। इससे पहले राहुल गांधी ने लीडेन विश्वविद्यालय, ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय और एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय के इंडिया इन द वर्ल्ड विषय पर एकेडमिक चर्चा में हिस्सा लिया था। कांग्रेस ने कहा कि एजुकेशन सेशन में छात्रों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज के सदस्यों और प्रवासी भारतीयों ने हिस्सा लिया। राहुल गांधी के इन कार्यक्रमों में सवाल जवाब का सिलसिला भी देखने को मिला है, जहां राहुल गांधी ने पूरी बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब दिया है। राहुल गांधी के दिए बयानों पर देश में भी खासी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी 5 सितंबर से यूरोप के दौरे पर हैं। उनका ये दौरा 13 सितंबर तक चलेगा और उसके बाद राहुल भारत वापस लौट आएंगे। राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर होते हैं तब बीजेपी की मुश्किल बढ़ जाती है, क्योंकि राहुल जो मुद्दे उठाते हैं उसका जवाब बीजेपी के पास नहीं होता है। राहुल ने पेरिस में बीजेपी के हिंदूवादी होने पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने तमाम हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़े, मैंने गीता पढ़ी, उपनिषद पढ़ी है और मैंने अन्य हिंदू किताबें भी पढ़ी हैं, और मैं कह सकता हूं कि बीजेपी जो करती है उसमें कुछ भी हिंदू नहीं है। मैंने कभी किसी विद्वान हिंदू से ये नहीं सुना कि आपको उन्हें आतंकित करना चाहिए या उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए जो आपसे कमजोर है। ये बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्रवादी नहीं है, उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी करते हैं। राहुल के इन्हीं तेवरों से बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। राहुल गांधी के सख्त तेवर बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर रहे हैं। मुश्किलें तो बीजेपी नेता ने भी पीएम मोदी की बढ़ा रखी हैं। 2020 से ही लद्दाख को लेकर अरुणाचल तक भारत और चीन के बीच टकराव बना हुआ है। इस टकराव की शुरुआत में पीएम मोदी ने कहा था, भारत की सीमा में कोई नहीं आया, और पीएम के इस बयान का बचाव बीजेपी नहीं कर पा रही है। और अब इस मामले पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को ही घेर लिया है और अब उन्हें कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर ली है। चीन ने भारत की 4067 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मोदी सरकार दावा कर रही है कि भारत की जमीन पर चीन का कब्जा नहीं है। दूसरी तरफ सरकार चीन से वार्ता में अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल करने की बात भी कह रही है। सरकार के इसी डबल स्टैंडर्ड पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐलान किया है कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, चीन के लद्दाख की 4067 वर्ग किलोमीटर भारत की भूमि पर कब्जा कर लेने के बाद भी पीएम मोदी अब भी कोई आया नहीं चिल्ला रहे हैं।
मैं संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा हूं, जिससे चीन के सामने मोदी के आत्मसमर्पण के बारे में सच्चाई का खुलासा हो सके। इससे पहले स्वामी ने दावा किया था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 18 बार आमने सामने की बैठकों के बाद भारत ने अपनी जमीन का 4067 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को सौंप दिया, जो सिर्फ शर्मनाक ही नहीं हमारे राष्ट्रीय हितों के साथ विश्वासघात है। स्वामी ने कहा कि इस समय देश में एक कमजोर सरकार है, जबकि देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उसमें मजबूत सरकार की जरूरत है। बीजेपी नेता के निशाने पर आए पीएम मोदी अब क्या करेंगे, इस पर सबकी नजरें हैं। नजरें तो आज अमित शाह पर भी थीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने वाले थे। इस परिवर्तन यात्रा से बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी के इस दावे की हवा उस वक्त निकल गई जब अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा अचानक रद्द कर दिया गया। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा का आगाज किया। यात्रा को हरी झंडी दिखाने आना तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को था और उनके इंतजार में राज्य के सभी बड़े नेता दंतेवाड़ा पहुंच गए थे, लेकिन अमित शाह ही नहीं पहुंचे क्योंकि रैली में भीड़ ही नहीं जुट पाई। राज्य में बीजेपी की हालत पहले से ही खराब बताई जा रही है और इसका असर रैली स्थल पर भी दिखाई दिया। कुर्सियां खाली दिखाई दी, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, बड़ी खबर, भाजपा की कथित परिवर्तन यात्रा फ्लॉप, दंतेवाड़ा में नहीं पहुंची जनता, अमित शाह का दौरा रद्द। अमित शाह नहीं पहुंचे, उनकी जगह बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की मौजूदगी में यात्रा प्रारंभ की गई और अमित शाह की जगह रैली में स्मृति ईरानी पहुंची। अब कांग्रेस इसे फ्लॉप शो करार दे रही है, दावा कर रही है कि खाली कुर्सी देखकर ही शाह नहीं आए, जबकि पहले बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बाद में अमित शाह वहां एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अचानक ही उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। छत्तीसगढ़ में शाह के फ्लॉप शो से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। चिंता तो केरल हाईकोर्ट ने आरएसएस की बढ़ा दी है। केरल के मंदिरों में शाखा लगाने को लेकर जारी विवाद में अब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि तिरुवनंतपुरम के सरकारा देवी मंदिर के कैंपस में किसी भी तरह के सामूहिक अभ्यास या हथियारों की ट्रेनिंग की अनुमति नहीं दी जाए। और क्या कुछ कहा कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या आरएसएस को सभी जगहों पर अपनी शाखाएं लगाने का अधिकार है? क्या देश में बीजेपी की सरकार होने का आरएसएस फायदा उठा रही है? क्या सार्वजनिक जगहों पर शाखा लगाना सही है? ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि इस बार तिरुवनंतपुरम के सरकारा देवी मंदिर परिसर में आरएसएस अपनी शाखा लगाने पर विचार कर रही है, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने उसे झटका दे दिया है। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि तिरुवनंतपुरम के सरकारा देवी मंदिर परिसर में आरएसएस की शाखा नहीं लगेगी। दरअसल उच्च न्यायालय ने सरकारा देवी मंदिर में आरएसएस की ट्रेनिंग को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारा देवी मंदिर का प्रबंधन त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड के हाथों में है। मंदिर के परिसर में किसी सामूहिक अभ्यास या हथियार प्रशिक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि मंदिर परिसर का इस्तेमाल सामूहिक ड्रिल या हथियार प्रशिक्षण के लिए नहीं है। पूजा त्योहार के अलावा किसी अन्य आयोजन की अनुमति नहीं मिलेगी। अदालत के इस आदेश को जहां त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड के लिए राहत भरा फैसला माना जा रहा है, तो वहीं यह आरएसएस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि टीडीपी ने 2016 में ही आरएसएस के सामूहिक अभ्यास और हथियार प्रशिक्षण को बैन करने का सर्कुलर जारी किया था। तत्कालीन देवस्थान मंत्री कडकमपल्ली सुरेंद्र ने दावा किया था कि आरएसएस केरल में मंदिरों को हथियारों के भंडार में बदलने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद बोर्ड ने 30 मार्च 2021 को फिर से एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें उसने अधिकारियों से आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। वहीं टीडीपी ने 18 मई को नया सर्कुलर जारी किया था। इसमें उसने अपने अधिकारियों से कहा था कि वो पहले के आदेश का कड़ाई से पालन करें। पिछले आदेश में बोर्ड के अंतर्गत आने वाले मंदिरों में आरएसएस की शाखा लगाने या सामूहिक अभ्यास पर रोक लगाई गई थी। अब अदालत ने भी आरएसएस को झटका दिया है। हाईकोर्ट के सख्त रुख से संघ को बड़ा झटका लगा है। दूसरी ओर देश में सनातन को लेकर छिड़े संग्राम पर बीजेपी सांसद ने भी सख्त बयान दिया है। साध्वी प्रज्ञा ने प्रकाश राज पर हमला बोलते हुए कहा कि वो एक्टर नहीं खलनायक है। प्रज्ञा यही नहीं रुकी बल्कि 2 कदम आगे बढ़ते हुए वो ऐसा बोल गई कि खुद ही फंसती नजर आ रही हैं। देखते हैं
ये रिपोर्ट। देश में जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अब सनातन धर्म पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। इस पर साध्वी प्रज्ञा का भी एक बेतुका बयान सामने आया है। देश में सनातन धर्म पर छिड़े विवाद पर एक्टर प्रकाश राज ने तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान का समर्थन करते हुए कहा था, छुआछूत की मानसिकता अभी भी है। ये सिर्फ इसलिए दूर नहीं हुई क्योंकि वहाँ एक नियम है और ये कानून के खिलाफ है। कर्नाटक में एक मुस्लिम बस कंडक्टर था जिसने अपनी धार्मिक टोपी पहन रखी थी। एक महिला ने उसे इसे हटाने को कहा। ऐसे बोलने वाले लोग भी होंगे। आसपास कौन से लोग थे जो ऐसा करते हुए देख रहे थे? कल एक कंडक्टर अय्यप्पा माला, धार्मिक माला पहनेगा तो क्या आप उन्हें एक कंडक्टर के रूप में देखेंगे या उनकी भक्ति के रूप में? एक कंडक्टर भी होगा जो हनुमान टोपी पहनेगा और प्रार्थना करेगा कि बस सुरक्षित रूप से चले। क्या हर कोई अपने कपड़े उतार कर बैठ सकता है? सभी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अब प्रकाश राज के इसी बयान को लेकर बीजेपी सांसद और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है, प्रकाश राज कोई अभिनेता नहीं है, खलनायक है, नायक नहीं। जो धर्म के खिलाफ बोले, देश के खिलाफ बोले, जिसको एहसास ही नहीं है कि हम कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई विलेन ही हो सकता है। दूसरी बात यह है कि सनातन को समाप्त करने की औकात किसी की नहीं है। साध्वी सिंह यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा, मैं कहती हूँ कि जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोग बोला है वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे। जिसने सनातन धर्म को एड्स बोला है वो एड्स का सुख भोगे। जिसने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू बोला वो मलेरिया और डेंगू का सुख भोगे। सनातन धर्म पर छिड़ा विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। वहीं मणिपुर में भी जातीय संघर्ष थमता नहीं दिख रहा है। 4 महीने बीतने के बाद भी राज्य में जातीय टकराव में लोगों की जान जा रही है। वहीं बीजेपी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। तो फिलहाल कैसे हैं मणिपुर के हालात, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी की मणिपुर सरकार पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही है। राज्य में 4 महीने बाद भी शांति नहीं लौटी है। आज एक बार फिर कांगपोकपी जिले में अज्ञात लोगों ने 3 लोगों की गोली मारकर जान ले ली। एक अधिकारी ने बताया कि कांगोई इलाके में स्थित इरेंग और करम वेफाई गांवों के बीच घात लगाकर हमला किया गया। तो वहीं प्रदेश बीजेपी के 23 विधायकों ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें उन्होंने 10 कुकी एमएलए के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कुकी विधायक राज्य में अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं। बीजेपी विधायकों ने इस मांग के विरोध में अपने प्रस्ताव को लेकर सीएम एन बीरेन सिंह से भी मुलाकात की और प्रस्ताव में उन्होंने संकल्प लिया कि वो मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे और जल्द ही दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से मणिपुर संकट का हल निकालने पर बात करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने मणिपुर हिंसा, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले मणिपुर में शांति बहाल कीजिए और फिर पीओके अपने आप भारत में आ जाएगा। दरअसल पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने दावा किया था कि जल्द ही पीओके भारत का हिस्सा होगा, जिसे लेकर ही राउत ने कहा कि पहले मणिपुर पर चिंता करें। मणिपुर तक चीन घुस गया है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि लद्दाख में चीन घुस गया है। अरुणाचल का हिस्सा चीन के मैप पर दिखाया गया। पहले इसे खत्म करो, पहले इसको कब्जे में लीजिए, बाद में अपने आप पीओके हिंदुस्तान में आ जाएगा। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मणिपुर के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।